गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए बायोलॉजी में एक और टॉपिक लेके आए हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे वो कौन सी थ्योरीज है जो धरती पे जीवन की स्टार्टिंग के बारे में समझाती है, हमें कौन से साइंटिस्ट ने इस थ्योरीज पे काम किया था। और साथ में हम आपको कुछ इवोल्यूशन की टर्म्स के बारे में भी समझाएंगे, जैसे कि होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं और वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो हमारी जो लाइफ की स्टार्टिंग की सबसे पहली थ्योरी दी गई थी वो ए ओप्रिन के द्वारा दी गई थी। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, ए ओप्रिन। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि धरती पर लाइफ आई कैसे थी। तो इनका मानना था कि जब धरती बनी बनी थी उस समय का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट डे के एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा अलग था। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट डे में एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन भी है और उसके ऊपर जो ओजोन लेयर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पर वो ऊपर रहती हैं। जितनी भी हार्मफुल गैसेज हैं सबके सब ऊपर रहती हैं, जितनी भी जो है अच्छी गैसेज है वो सबके सब नीचे रहती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। पर जब वो धरती बनी थी तो ये सिस्टम अलग था, थोड़ा अलग था। उस समय एटमॉस्फेयर प्रीडोमिनेंटली हमारे H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस हुआ करती थी, हमारी NH3 या फिर CH4 अर्थात हमारी मीथेन और अमोनिया गैस से भरा हुआ एटमॉस्फेयर हुआ करता था। मीथेन को भी हम जो है बुरी गैस मानते हैं और अमोनिया को भी जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल और टॉक्सिक गैस माना जाता है। पर उस समय एटमॉस्फेयर में यही तरीके की सभी गैसेस से भरा हुआ होता था और उस समय ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, ना ही ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ना ही O3 ओजोन लेयर प्रेजेंट थी। ओजोन लेयर हम जानते हैं कि वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, हमें जो हार्मफुल रेज से बचाती है हमारी O3। पर उस समय के एटमॉस्फेयर में ना ही O2 हुआ करता था, ना O3 हुआ करती थी। उन सब की जगह ये हार्मफुल गैसेस थी। फिर भी ये कैसे लाइफ पॉसिबल हो पाई? तो हमारे ए ओपरा का मानना था कि इन सभी गैसेस के एब्सेंस में और जहरीली गैसेस के प्रेजेंट में सिर्फ पानी में लाइफ पॉसिबल थी। पानी में भी जो है कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हुए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बीच में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के कारण हमारी लाइफ की फॉर्म हुई। सबसे पहले बेसिक लाइफ स्टार्ट हुई थी, सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स आए थे, ठीक है ना। हमने आपको बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। जो पहले आए थे बेसिक फॉर्म होती है वो प्रोकैरियोटिक होती हैं, जो बाद में आए थे थोड़े कॉम्प्लेक्स सेल्स उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। तो सबसे पहले पानी के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर्स के बीच में रिएक्शंस होने के कारण हमारे जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स की फॉर्मेशन हुई। फिर उसके बाद वो प्रोकैरियोटिक सेल्स धीरे धीरे यूकैरियोटिक्स में बदले, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदले और फिर वो पानी से बाहर आ गए, फिर धीरे धीरे वो ह्यूमंस में बदल गए। ये जो पूरा प्रोसेस है हमारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो हमारे ह्यूमंस तक के पहुंचने का, इसको हम जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की डेफिनेशन पूछी जाए या फिर ऑप्शंस में पूछा जाए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब होता है एक सिंगल सेलुलर यानी कि बेसिक लाइफ फॉर्म से हमारे जो है कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म तक का जो सफर होता है धीरे धीरे इवोल्यूशन के जरिए, उसी को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। कैसे? पहले अमीबा बैक्टीरिया से हम डेवलप करते करते आज ह्यूमंस बन गए हैं जिनके पास ब्रेन है, जो जिनके पास जो है मोबिलिटी भी बहुत हाई होती है, जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो बात हो गई हमारी इवोल्यूशन की। अब इवोल्यूशन से जुड़े कुछ और टर्म्स आपको जानने ज़रूरी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? अगर होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें तो ये वो ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देते हैं हमें, और इनका जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है पर यूजेस डिफरेंट होते हैं। अर्थात इनका ओरिजिन या फिर स्ट्रक्चर या फिर बोथ, ओरिजिन और स्ट्रक्चर तो इनका सेम होता है पर इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस में ही बात करें, जैसे ह्यूमंस के हैंड है और दूसरी तरफ मछलियों के जो है फिन्स होते हैं, या फिर हमारे ब्लू व्हेल है तो ब्लू व्हेल की फिन है। तो इन दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है।
अगर आप मछली का या फिर ब्लू व्हेल के फिन को एक्सरे में डालोगे तो फिर आपको जो हड्डियाँ दिखाई देंगी, जैसे कि उँगलियाँ हो, जैसे हमारी उँगलियों की हड्डी होती है बिल्कुल सेम वैसे ही उसकी भी उँगलियों की हड्डियाँ दिखाई देंगी। पर वो उँगलियाँ नहीं हो फिन है, क्योंकि उसको अब जो है इन चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, पानी को धकेलने की ज़रूरत होती है। ठीक है ना? तो इनका ओरिजिन था वो तो सेम था, पर अब फंक्शन डिफरेंट हो गया है। इनका ओरिजिन भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है हमारे बोन्स का, और उनकी बोन्स का स्ट्रक्चर सेम हो गया है, सेम है, पर जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। हम जो है अपने हाथ का यूज़ करते हैं टहनियों को पकड़ने में या फिर कोई सी चीज़ का यूज़ करने में। बंदर यूज़ करता है एक टहनी से दूसरी टहनी पे जंप करने के लिए। ह्यूमन्स तो भाई बहुत सारे चीज़ यूज़ करता है, लिखने के लिए हो, बॉक्सिंग के लिए हो या किसी भी काम के लिए हो। जबकि जो मछलियाँ होती हैं, वो यूज़ करती हैं पानी में तैरने के लिए, और जो बर्ड्स होती हैं, वो अपने फोर विंग्स का यूज़ करती हैं उड़ने के लिए, ठीक है ना? पर ये तीनों के तीनों जो है बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम ही था। ये सब के सब हम सब के सब वर्टिब्रेट्स हैं, और अगर वेल की बात करें तो वेल और ह्यूमन्स तो दोनों ही मैमल्स भी हैं, ठीक है? तो इनका भी ओरिजिन सेम था पर फंक्शन डिफरेंट होता है। इन्हें कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। अब वो एक और टर्म्स आती है हमारी एनोलॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स होमोलॉगस ऑर्गन्स के बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है पर फंक्शन सेम होता है। यानी कि अलग दो हमारी दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों के पास दो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना? उनका ओरिजिन भी अलग है पर उनका यूज सेम कर रहे हैं, वो एक ही काम के लिए दोनों जो है अपने अपने ऑर्गन का यूज कर रहे हैं। इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो इंसेक्ट्स में विंग और बर्ड्स में विंग। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं, वो बर्ड के विंग्स से अलग होते हैं। वो बर्ड के जो पर होते हैं, उसमें जो बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, फेदर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब बिल्कुल हाथ जैसे दिखाई दे होते हैं वो, हाथ से मिलते-जुलते होते हैं। जबकि जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अगर आपने विंग देखे होंगे कभी, आपने ड्रैगन फ्लाई के विंग देखे होंगे या फिर कॉकरोच के देखे होंगे, तो आप देखोगे वो ट्रांसपेरेंट से होते हैं, हल्के होते हैं, उसमें कोई बॉन्ड नहीं होती है, कोई मसल्स नहीं होती है, कोई खून नहीं जा रहा होता है उसमें, वो बस उसके जो मूवमेंट होती है वो एकदम बेस से होती है। बेसिकली इनमें कोई ना ही कोई मसल्स होती हैं, ना ही कोई जो है आपका ब्लड होता है, ना ही कोई बोन्स होती हैं। जबकि बर्ड्स में ये सभी चीज़ें होती हैं, उनके विंग्स में बहुत ही मस्कुलर विंग्स होते हैं बर्ड्स के। तो इन दोनों के विंग्स का हमने देखा कि ओरिजिन तो अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग है, पर फंक्शन सेम होता है। इसलिए इनको हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। ये जो एनालॉगस और होमोलॉगस है, ये जब हम आगे जाके इवोल्यूशंस में बात करते हैं तो इनका काफ़ी ज़्यादा रोल आ जाता है। अभी हम जो इतने डीप में जाएँगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में इतनी डीप में जाते पूछते नहीं है। जब आपको मोटा-मोटा ये पूछा जाता है कि होमोलॉगस क्या है, उसके एग्ज़ाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, एनालॉगस क्या है, उसके एग्ज़ाम्पल पूछे जा सकते हैं। एनालॉगस के एक और एग्ज़ाम्पल की बात करें तो ऑक्टोपस की आइज़ और ह्यूमन्स की आई, दोनों अलग-अलग होती है। दोनों का जो ओरिजिन है और दोनों का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, तो उन्हें भी एनालॉगस ऑर्गन्स ही बोला जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, हमारी जो है ऑक्टोपस की आईज़ और ह्यूमन्स की आईज़ ये दोनों अलग-अलग होती हैं, ठीक है? अच्छा, वैसे अगर होमोलॉगस में बात करें, तो होमोलॉगस में एक तो हमने आपको बता ही दिया था कि फेदर, विंग जो हमारे ह्यूमन्स के हाथ होते हैं, और एक टेल भी होती है, जैसे कि हमारे अंदर टेल बोन होती है, और हमारे जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स के अंदर जो टेल होती है, डॉग्स अपनी टेल बोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा टेल बोन का, पर ह्यूमन्स में टेल्स का कोई भी यूज़ नहीं होता। टेल बोन जो है बहुत ही बेकार चीज़ है, कोई भी यूज़ नहीं है उसका। तो जो टेल बोन होती है उसको बोलते ही क्या है? उसको विस्टिजियस ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है ना? टेल बोन को हम विस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो वेस्टिजियस ऑर्गन्स क्या होते हैं? बेसिकली वो ऑर्गन्स जो कि हमारे बॉडी में होते हैं, पर उनका कोई यूज़ नहीं होता है। पहले कभी जो है हमारे पूर्वजों में उसका कोई यूज़ हो सकता है, पर प्रेज़ेंटली ऑर्गेनिज़्म में उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। ह्यूमन्स के अंदर भी 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना? ह्यूमन्स में ह्यूमन बॉडी के अंदर 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, अर्थात
ऐसे ऑर्गन जिनका कोई भी यूज़ नहीं है, जिनका प्रेज़ेंट डे में हम ह्यूमन्स के लिए कोई यूज़ नहीं है, पर हमारे पूर्वज के लिए कुछ यूज़ हुआ करता था पहले के समय में। जैसे कि हमारे कैनाइन्स हैं, हमारे जो पैनी दाँत होते हैं ना, कैनाइन्स जो 4 होते हैं हमारे मुँह में, तो इनका अभी तो हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, पर पहले के समय में हम जो है मांस को चीरने के लिए यूज़ करते थे। अब आप कहेंगे कि अभी भी हम नॉन-वेज खाते हैं, तो अभी भी हमारे लिए कोई यूज़ होगा? नहीं, पर आप समझिए कि जो कैनाइन्स है, उसको जब बोला जाता है वो चीरने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब होता है जब किसी जानवर की जो है खाल को चीर के निकालना हो, जब जानवर की खाल को चीर के मांस से अलग करना हो, तब जो है कैनाइन्स का यूज़ होता है। अभी हम तो कुछ ऐसे करते ही नहीं है, अब तो हम चाकू से मांस को और खाल को अलग करते हैं, ठीक है ना? तो दोनों में अब हमारे लिए जो कैनाइन टीथ हैं, वो वेस्टिजियस ऑर्गन्स हो गए हैं। इसमें लिखूँ, और जो हमारा थर्ड पेयर ऑफ मोलर टीथ्स हैं, वो भी हमारे जो है वो भी हमारे लिए वेस्टिजियस ऑर्गन्स बन चुके हैं। ठीक है, और बॉडी के हेयर्स भी जो है कोई यूज़ नहीं बचा। अब जो बालों जो हमारे जो बाल होते हैं शरीर पे, उनका कोई यूज़ नहीं होता। सिर के बाल का भी वैसे कोई यूज़ नहीं होता है, पर फिर भी बस ये मौजूद हैं। धीरे-धीरे कम होते चले जाएँगे और आगे जाके एक दिन ये खत्म हो जाएँगे, हमारे पूरे बॉडी के जो हेयर्स हैं वो खत्म हो जाएँगे। ये कैनाइन टीथ, मोलर टीथ, थर्ड मोलर टीथ, जो पहले के 2 पेयर्स हैं, वो तो काम के होते हैं, पर जो थर्ड मोलर टीथ होते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता। बॉडी के हेयर्स का हमारा कोई यूज़ नहीं होता, और निक्टेटिंग ग्लैंड होता है हमारे एक आँखों के अंदर। अगर हम आई की बात करें, तो आई के कोने में एक जो है आप देखोगे पिंकिश कलर का निक्टेटिंग ग्लैंड होता है, ठीक है ना? निक्टेटिंग ग्लैंड्स होता है, इसका कोई भी यूज़ नहीं होता। ये क्या होता है बेसिकली, जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं या फिर पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे कि हमारा जो एलिगेटर हो गया या काफ़ी सारी लिज़र्ड्स होती हैं, उनमें एक तो हो गई हमारी आईलैशेस हो गई, ठीक है ना? एक तो ये पलक हो गई, दूसरी एक और मेम्ब्रेन होती है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, वो उन्हें जो है विजिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, और साथ में जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि पानी में जाना है, तो वो अपनी जो है आँखें खोल लेंगे, अपनी पलकें ऊपर कर लेंगे, पर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आगे ले आएँगे, ताकि आँखों में पानी ना जाए, या फिर धूल मटमैला पानी है, तो वो मटमैले पानी में भी देख सके निक्टेटिंग ग्लैंड से। समझ रहे हो ना कि ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का क्या यूज़ है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स का क्या यूज़ है? मतलब अभी तो हमारे ह्यूमन्स में तो ये प्रेज़ेंट ही नहीं है, मतलब ह्यूमन्स में तो जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन थी वो धीरे-धीरे अब सिकुड़ के एक कोने में रह गई है। पर किसी समय में ह्यूमन्स में भी, या फिर ह्यूमन्स से जो उनके पूर्वज हैं, उसमें पूरी आँखों पे ये निक्टेटिंग ग्लैंड जो है मौजूद हुआ करता था। हमारे आँखों के इस वाले कोने से स्टार्ट हुआ होता है, और ये पूरे में जो है मौजूद होता था। जब भी हम पानी में जाते थे या फिर धूल भरे एरिया में जाते थे, तो ये पूरा का पूरा साइड में हो जाता था निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अब इसका कोई भी यूज़ नहीं बचा है। तो ये भी हम एक वेस्टिजियस ऑर्गन बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल बोला जाता है, वो बोन टेल का बोला जाता है, टेल बोन का। इसके नाम एक, जिसका जो 3-3 नाम से बोला जाता है टेल बोन को, कॉक्सेक्स, ठीक है ना? कॉक्सेस, टेलबोन, या फिर आपका जो है कॉकल वर्टिब्रा, ठीक है ना? कॉकल वर्टिब्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वर्टिब्रेट होता है, हम जो वर्टिब्रेट्स हैं, तो क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो टेलबोन होती है वो रीढ़ की हड्डी की एक्सटेंशन होती है, या फिर ये कह लें कि रीढ़ की हड्डी की टर्मिनेटिंग पॉइंट होती है, इसलिए इसको कॉकल वर्टिब्रा भी बोला जाता है, क्योंकि वर्टिब्रेट जो हमारी वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसकी आखिरी का जो टर्मिनल पॉइंट है, वहाँ पे मौजूद होती है हमारी टेलबोन, या फिर कॉकल वर्टिब्रा, या फिर इसको कॉक्सेक्स भी बोला जाता है। 3 नाम है, यूज़ एक भी नहीं है इसका। तीसरा और एक होता है हमारा अपेंडिक्स भी होता है। अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? ये हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में पाया जाता है। उनका जो टर्मिनल पॉइंट होता है, एक बड़ी आंत का, और फिर छोटी आंत का। पहले छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है हमारी। तो छोटी आंत और बड़ी आंत का जो टर्मिनल होता है, उसके ऊपर ये कहीं ऑर्गन पाया जाता है हमारा,
जो है अपेंडिक्स होता है। इसका बिल्कुल ही कोई यूज़ नहीं होता बॉडी में। कई बार जो है बीमारी और कर देता है ये। इसमें अगर कोई खाना फँस जाए तो ये सड़ जाता है और सड़ने के कारण हमारे बॉडी में जो है बीमार कर देता है। इसलिए उसका ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। जब भी ये सड़ता है तो ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। अगर ये बिना सड़े भी इसको ऐसे ही निकाल दोगे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को, तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। पहले हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, वो जो है रमिंग किया करते थे, यानी कि वो क्या करते थे, जो घास होती है, घास को चरने के लिए घास में जो हमारा जो हमारे घास में जो है घास होती है, उसको जो है डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग से ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। उस समय कभी जो है हमारा अपेंडिक्स काम आता था, पर अब इसने वो काम करना भी छोड़ दिया है। अब इसका बिल्कुल ही कोई भी यूज़ नहीं बचा है। ठीक है? अच्छा, इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, इसका पूरा नाम जो होता है अपेंडिक्स का, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स का पूरा नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है हमारा। अब हम कनेक्टिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझेंगे। कनेक्टिव ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि पूरे एनिमल किंगडम में एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स, एक फैमिली के ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि जितने भी हमें बर्ड्स हैं, सबके पास फैदर होंगी और ज़्यादातर बर्ड्स उड़ सकेंगी। कुछ होती हैं जो उड़ नहीं सकती, जैसे कि हमारी जो ऑस्ट्रिच और चिकन हो गए। पर ज़्यादातर सबके पास जो फेदर्स होंगे, सबकी जो फेदर्स में बोन्स लाइट होगी, बहुत ही ज़्यादा वज़न ना के बराबर होगा, होलो होगी और सबकी जो है ज़्यादातर उड़ भी पाएँगी। ऐसे हमारे फिश हैं, सभी फिशेज़ के पास जो लंग्स होगा, लंग्स से ताकि वो पानी में साँस ले सकें, और उनके पास जो है फिन्स होंगे, हैंड की जगह फिन्स होंगे ताकि वो पानी में तैर सकें, पानी को पीछे धकेल के आगे तैर सकें। ठीक है ना? पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं जो 2 तरीके के ऑर्गेनिज़्म के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसे जो भी ऑर्गेनिज़्म होते हैं, ये हमें क्या दर्शाते हैं? ये हमें बताते हैं कैसे इवोल्यूशन हुआ था, कैसे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में इवोल्यूशन हुआ था ऑर्गेनिज़म्स का। ये उस बॉटलनेक पे खड़े होते हैं, ये ऑर्गेनिज़्म इवोल्यूशन के उस बॉटलनेक पे खड़े होते हैं जहाँ पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा होता है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे जो ये रेप्टाइल्स आए थे, रेप्टाइल से बर्ड्स बनी थी, रेप्टाइल से मैमल्स बने थे, रेप्टाइल से फिशेज़ बनी थी, सब कुछ रेप्टाइल से कन्वर्ट हुए थे, ठीक है ना? सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में हमारे रेप्टाइल्स आए थे, उसके बाद ये कन्वर्जन स्टार्ट हुई थी। अब इन्हीं के बारे में हम समझेंगे कि ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहले हम वायरस की बात करते हैं। वायरस द मोस्ट फेमस, कि ये जो है डेथ भी होता है और लिविंग, जिंदा और मुर्दा के बीच की जो कड़ी को हम वायरस बोलते हैं। यानी कि जो ये ना ही ये पूरी तरीके से जिंदा होता है, ना ही पूरी तरीके से मरा हुआ होता है वायरसेस। क्यों? क्योंकि वायरसेस अगर जब किसी अपनी होस्ट की बॉडी के बाहर होता है तो ये मुर्दा होता है। ये कोई भी जीवित प्राणी के लक्षण नहीं दिखाता है, अर्थात ये हिल नहीं सकता, ये रेस्पायर नहीं कर सकता, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये जो फूड कंजम्पशन नहीं कर सकता, और इसकी बॉडी में कोई भी जो है फंक्शन नहीं हो रहा होता है। पर जैसे ही वायरस जो है किसी की अपनी होस्ट के बॉडी के अंदर जाता है, यानी कि हमारी ह्यूमंस की, एनिमल्स की, किसी की भी बॉडी के अंदर जाता है, तो अचानक से ये जिंदा हो जाता है। ये सभी तरीके के फंक्शन करने लग जाता है। ये अपने होस्ट को खाना शुरू कर देता है, रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, ये चलना शुरू कर देता है, जो है होस्ट की जो है बॉडी में जहाँ जिसको जाना होता है वहाँ पे चले जाता है। तो ये सभी जो है लिविंग फीचर्स दिखाना शुरू कर देता है वायरस। इसलिए इसको जिंदा और मुर्दा के बीच की कड़ी बोला गया है वायरस को। फिर हमारी यूग्लिना आ जाता है। यूग्लिना जो कि एक प्रोटोज़ोआ है, ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कड़ी होता है, यूग्लिना। क्योंकि ये क्या होता है, ये एक पहली बात तो प्लांट्स और एनिमल्स की कड़ी है, तो ये एक जो है ऑटोट्रॉफ होता है, यानी कि अपना खुद जो है फूड सिंथेसाइज़ करता है। हमारे जो है क्लोरोफिल की मदद से खुद ही जो है फूड को सिंथेसाइज़ करता है, सनलाइट से फूड को खुद बनाता है, ठीक है ना? और इसमें एनिमल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, क्योंकि ये जो चल सकता है, ये वैसे तो छोटा-सा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होता है, पर ये जो अपनी लेवल के हिसाब से मूव कर सकता है, जबकि कोई भी हमारा प्लांट मूव नहीं कर पाता है, ठीक है? और फिर अब हम बढ़ते हैं बेलेनोग्लोकस के बारे में। बेलेनोग्लोकस
जो कि हमारे कोर्डाटा और नॉन कोर्डाटा के बीच की कड़ी होती है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कोर्डाटा होते क्या हैं। जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, वो एक कोर्डाटा की वैरायटी होती हैं। कोर्डाटा में 3 कैटेगरीज़ होती हैं हमारी, जिनमें से एक वर्टिब्रेट कैटेगरीज़ होती है। और वर्टिब्रेट तो हम जानते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। वर्टिब्रेट का वैसे बेसिक मीनिंग होता है कि जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास रीढ़ की हड्डी होती है, उसे वर्टिब्रेट कहते हैं। ऐसे ही जो हमारे कोर्डाटा होते हैं, इसमें 5 जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जिन भी ऑर्गेनिज्म में वो 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उन्हें कोर्डाटा ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। जिनमें से एक तो हमारी ये ट्यूब होती है, एनल ट्यूब जिसको बोलते हैं, एनल ट्यूब होनी चाहिए। और ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इतनी डिटेल में नहीं जाना, पर जिनके पास वो 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो कोर्डाटा कहलाते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें वो पाँचों कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। पर कुछ नॉन वर्टिब्रेट्स में भी वो 5 कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। इससे कोर्डाटा वर्टिब्रेट से बड़ी फैमिली को कहते हैं। ठीक है? और कोर्डाटा और नॉन कोर्डाटा के बीच में कौन होता है हमारा? बेलेनोग्लोकस होता है, ठीक है ना? ये बस आपको नाम याद करना है, इतना डिटेल में नहीं जाना। ग्लोकस हमारा कोर्डाटा और नॉन कोर्डाटा के बीच की कड़ी होती है। अब हम पढ़ते हैं फिशेस और लैंड वर्टिब्रेट्स के बीच में कौन आता है। यानी कि फिश जो कि पानी में रहती हैं, फिर जब पानी से बाहर निकल के आई थी फिश, तो वो किस फॉर्म में आई थी, ठीक है? जो फिशेस होती है वैसे तो वो रेप्टाइल से भी पहले आई थी हमारे। रेप्टाइल जो कन्वर्ट हुए थे बर्ड्स में और मैमल्स में हुए थे, पर फिशेस रेप्टाइल से पहले आई थी एक्चुअल में। तो ये डिफोई होता है हमारा। डिफोई जो हमारी फिशेस और लैंड वर्टिब्रेट्स के बीच की कड़ी होती है, क्योंकि इनके अंदर लंग्स भी होते हैं और जो है इनके अंदर गिल्स भी होते हैं। जो बाकी तो सभी फिशेस में गिल्स होते हैं सिर्फ पानी में रेस्पायर करने के लिए, पर इन फिशेस में लंग्स भी होते हैं ताकि हवा से भी सांस ले सकें, पानी से भी सांस ले सकें। जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ गिल्स होते हैं, वो कभी भी हवा से सांस नहीं ले पाता है, वो हमेशा पानी में मिली हुई ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब कर पाता है। पर जिसके पास लंग्स होते हैं, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को ले पाता है। तो हमारे जितने भी ये लंग फिश कहते हैं इन सबको, डिफॉय में से एक वैरायटी है। काफ़ी सारे तरीके की लंग फिशेस होती हैं, पर डिफॉय होती है, इनमें लंग्स भी होते हैं और हमारा जो है अ, गिल्स भी होते हैं। फिर रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। रेप्टाइल्स, जब डायनासोर हुआ करते थे, धरती पे डायनासोर का राज था। जब हम जानते हैं कि डायनासोर सबके सब रेप्टाइल्स होते हैं हमारे, तो उस समय एक अजीब सा डायनासोर और पैदा हुआ था, आर्चियोप्टेरिक्स, ठीक है ना? आर्चियोप्टेरिक्स नाम का ये डायनासोर पैदा हुआ था। ये आर्चियोप्टेरिक्स क्या था? ये बर्ड भी था और एक डायनासोर भी था। बेसिकली ये पहली बार इसने जो है बर्ड में कन्वर्ट हुए थे डायनासोर। अर्थात इसके पास फेदर्स आ गए थे, उड़ना स्टार्ट हो गया था। देखो, उड़ने वाले डायनासोर तो और भी बहुत सारे थे हमारे, ये और भी काफ़ी सारे उड़ने वाले डायनासोर थे, पर उनके पास फेदर्स नहीं थे। उनके पास विंग्स थे, पर विंग्स के ऊपर फेदर नहीं थे। जो बर्ड्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है, वो हमारे फेदर होती है। जैसे कि उड़ता तो हमारा चमगादड़ भी है, पर चमगादड़ को बर्ड नहीं बोला जाता है, क्योंकि चमगादड़ की स्किन पे फेदर नहीं होते हैं। जबकि जितने भी बर्ड्स होते हैं, सबकी स्किन पे फेदर होने ज़रूरी होते हैं, वो पूरी की पूरी फेदर से कवर होनी ज़रूरी होती है। तो जो हमारा आर्चियोप्टेरिक्स था, वो पहला रेप्टाइल्स था जिसके पास फेदर्स आए थे और वो उड़ना भी स्टार्ट कर दिया था उसने। तो ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कड़ी होती है हमारी। फिर रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी, जिसको प्रोटोथेरिया भी बोलते हैं। प्रोटोथेरिया ये एक तरीके की फैमिली ग्रुप होता है हमारा, एक तरीके स्पेशल तरीके के ऑर्गेनिजम्स का फैमिली ग्रुप होता है प्रोटोथेरिया। ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का होता है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें रेप्टाइल्स और मैमल्स की, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अंडे देते हैं, जो मैमल्स होते हैं वो स्तनधारी होते हैं, यानी कि अपने बच्चों को खुद दूध पिलाते हैं और डायरेक्ट बच्चे देते हैं। वो कभी भी जो हमारे मैमल्स होते हैं अंडे नहीं देते हैं। पर जो हमारे प्रोटोथेरिया हैं, ये अंडे भी देते हैं और इनके पास जो है स्तनधारी भी होते हैं, इनके पास जो है ब्रेस्ट भी होती है मदर्स में, ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिला सकें। समझ रहे हो ना? दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है, अंडे भी देंगे और दूध भी पिलाएंगे। तो ये बीच की कड़ी माना जाता है प्रोटोथेरिया को। अच्छा, प्रोटोथेरिया के जो प्रेजेंट में जो मौजूद है एग्जाम्पल, वो सिर्फ हमारा प्लेटिपस होता है। जो प्लेटिपस है वो एक प्रोटोथेरिया फैमिली से बिलोंग करता है।
और प्रोटोथेरिया में बाकी जितने भी हमारे प्रोटोथेरिया फैमिली से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते थे, या तो वो विलुप्त हो चुके हैं या फिर वो इवॉल्व हो चुके हैं। इवॉल्व होके पूरी तरीके से मैमल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, या फिर पूरी तरीके से रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, वापस अपने रेप्टाइल फॉर्म में चले गए हैं। ठीक है ना? ऐसा भी होता है, पर ज़्यादातर जो है मैमल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो जो बचे हैं फॉर्म हमारी, वो हमारी सिर्फ प्लेटिपस है। प्लेटिपस ही बिलोंग करती है प्रोथेरिया ग्रुप से। ठीक है? तो प्लेटिपस के लिए क्या मेन फीचर होता है प्लेटिपस का? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है प्लेटिपस से जुड़े क्वेश्चन, कि प्लेटिपस एक अकेला मैमल है जो कि अंडे भी देता है। ये अंडे भी देता है, और ये जो है ये स्तनधारी भी होता है। इसलिए जो है अपने बच्चों को दूध भी पिला सकता है। अच्छा, अब मैमल्स और फिशेस के बीच की बात करें, तो हम डॉल्फिन और ब्लू व्हेल को भी बोल सकते हैं। डॉल्फिन और ब्लू व्हेल्स होती हैं, ये मैमल्स और फिशेस के बीच की होती हैं, क्योंकि ये स्तनधारी होती हैं। ये अंडे नहीं देती, सीधा न्यूबॉर्न बच्चे को देती हैं, पर ये जो है पानी में रहती है। इनके अंदर जो है ये पानी में रहती हैं। वैसे होते तो इनके अंदर लंग्स होते हैं, हमारी जो ब्लू व्हेल होती है उसके अंदर लंग्स होते हैं। वो पानी में सांस नहीं ले सकती है ब्लू व्हेल, उसको बार बार पानी के ऊपर आना पड़ता है, सरफेस पे आना पड़ता है सांस लेने के लिए। ठीक है ना? इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जो ब्लू व्हेल डॉल्फिन होती हैं, वो पानी के अंदर मौजूद पानी में घुली हुई ऑक्सीजन नहीं लेती हैं। वो सरफेस पे आती हैं, छलांग मारती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, और काफ़ी लंबे कई घंटों के लिए पानी में चली जाती हैं। फिर कई घंटों बाद उन्हें दोबारा सरफेस पे आना पड़ता है, ऑक्सीजन लेती हैं, और फिर से पानी में चली जाती हैं। ठीक है? तो हमारी जो ब्लू व्हेल और डॉल्फिन है, वो मैमल्स हैं, वो फिश और मैमल के बीच की हो गई। ठीक है? तो ये हो गया हमारे कुछ कनेक्टिव ऑर्गेनिज्म। एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है आपसे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ जाननी हो, कोई टॉपिक समझना हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।